हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। और आज बायोलॉजी में क्लास 11th के लिए है चैप्टर नंबर 18 इन ह्यूमन फिजियोलॉजी और चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 1। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग ब्लड कवर करेंगे। ठीक है ना, उसका जो पॉइंट है वो हम फ्लूइड से रिलेटेड है, तो हम ब्लड और लिम्फ तक जाएंगे। बाकी पॉइंट हम आने वाली सीरीज़ में पढ़ेंगे और इस चैप्टर के हम 4 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, and the video is presented by myself Yunus Ali and the name of my channel is Apex Career Institute. Okay, and basically it is related to the medical aspirants and we will soon start the classes for the medical aspirants. Now we are going to start the chapter. ठीक है, the body fluids and circulation। आप लोग समझिएगा कि जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, फ्लूइड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और बेसिकली जितना भी अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर रहता है और वाटर ही डिफरेंट कंडीशंस में बॉडी फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। वाटर इज़ द मेन इम्पोर्टेंट सोलवेंट फॉर द बॉडी फ्लूइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड जो है वो 2 टाइप में हम उसको बात कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है दैट इज़ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अंदर जो भी लिक्विड होता है, जो भी फ्लूइड होता है, उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब ये होता है जो टिश्यूओं के बीच से होके बहता है, जैसे कि ब्लड है, लिम्फ है, CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में मिलता है। ठीक है, अब ये समझिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूइड जो इनमें है वो ब्लड है। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड फॉर द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू होता है। एंड लिम्फ कैन ऑल्सो डू दिस। लिम्फ भी किसका काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो बॉडी फ्लूइड्स का काम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन करना है, कनेक्शन बना के रखना है बिटवीन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है और दूसरे सब्सटेंसेस को एक बॉडी पार्ट से नेक्स्ट बॉडी पार्ट तक पास कराना किसका काम है? बॉडी फ्लूइड्स का काम है। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहला जो पार्ट हम लोग बात करते हैं अपने बॉडी फ्लूइड के बारे में, दैट इज द ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था। 10th क्लास में भी ब्लड के बारे में पढ़ा था। वही बात यहाँ पे आएगी कि ब्लड क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ भी क्या है? यहाँ भी सेल्स हैं जो हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये बनावा किससे होता है? दिस इज मेड अप ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। यानी कि ब्लड के पार्ट की बात करें तो ब्लड इज मेड अप ऑफ द प्लाज्मा एंड सम एलिमेंट्स, कुछ सेल्स। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, इट फॉर्म अबाउट 30 to 35% ऑफ द ESF का बना हुआ होता है। ये स्लाइटली कैसा होता है? एल्केलाइन होता है और pH जो होती है दैट इज अबाउट 7.4। ठीक है, अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा समझिएगा 70% पार्ट ब्लड का प्लाज्मा होता है और 30% पार्ट जो है वो क्या होता है? वो होती हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, 30% पार्ट क्या होती हैं? 30% पार्ट होती हैं ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है बेसिकली मेड अप ऑफ द वाटर। इसके अंदर जो वाटर है प्लाज्मा के अंदर वो 90% होता है, बाकी 10% में डिजोल्व्ड प्रोटीन, मिनरल्स और आयंस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स हैं वो 3 तरह की होती हैं, इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और कौन सी? थ्रोम्बोसाइट्स। यानी कि RBCs, WBCs और ब्लड प्लेटलेट्स, जो तीनों के नाम हैं इराइथ्रोसाइट्स, RBCs, ल्यूकोसाइट, WBCs, थ्रोम्बोसाइट्स। यू कैन से दैट दीज आर द प्लेटलेट्स। ठीक है,
दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूँ तो टोटल जो है यहाँ पे कहा गया है बेसिकली 55% जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कौन बनाता है, वो प्लाज्मा बना रहा है। इसमें 90 to 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से हैं, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ये जो प्रोटीन्स हैं इनको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा कुछ डिजोल सब्सटेंसेस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और कुछ अमाउंट में क्या होते हैं, मिनरल्स, आयंस होते हैं। इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, इनको एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें इराइथ्रोसाइट्स या आरबीसी सबसे ज़्यादा मिलने वाली सेल है ब्लड के अंदर। ठीक है, कितनी होती हैं, लगभग 5 to 5.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, ये फीमेल्स के अंदर इनकी संख्या थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। ये कहाँ बनती हैं, दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता। ठीक है, जो आरबीसी होती हैं इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, ना इनके अंदर कोई और सेल ऑर्गन मिलता है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और आरबीसी जो हैं दे आर बाई कॉनकेव। आरबीसी क्या होती हैं, आरबीसी आर बाई कॉनकेव। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो आरबीसी के अंदर, जैसे कल भी हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में बात की थी कि आरबीसी के अंदर एक ब्लड पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड रेड दिखाई देता है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के 100 ml ब्लड में 12 से 16 ठीक है ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। ठीक है, ग्राम हीमोग्लोबिन, मिलीग्राम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 डेज होता है। ठीक है, जब ये ख़त्म होती हैं, मर जाती हैं, तो दे डेस्ट्रॉय इन स्प्लीन में जाकर ये क्या हो जाती है, इनका डिकम्पोजिशन होता है स्प्लीन के अंदर जाकर। सो स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और इनका जो नंबर होता है 6000 to 8000 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, अब जब मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूंगा तो डब्ल्यूबीसी साइटोप्लाज्म के हिसाब से कंपोजिशन के बेस पर दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है, पहले कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रेन्यूलोसाइट। अगर साइटोप्लाज्म डब्ल्यूबीसीज का ग्रेन्यूलर होता है, यानी कि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उसको कहेंगे ग्रेन्यूलोसाइट। और अगर स्मूथ होता है, प्योरली विस्कस फॉर्म में होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द ए ग्रेन्यूलोसाइट। अब जो ग्रेन्यूलोसाइट हैं वो डिफरेंट कलर के स्टेन लेते हैं, मतलब अलग अलग डाइज का जब हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो हैं ये एसिडिक डाइज से कलर लेते हैं, तो इनको एसिडोफिल्स कहते हैं। जो ग्रेन्यूलोसाइट्स बेसिक डाइज से कलर लेते हैं उन्हें बेसोफिल्स कहते हैं, और जो न्यूट्रल डाइज से कलर लेते हैं उनको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। जो एक ग्रेन्यूलोसाइट है देन दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। इनका बेसिकली काम क्या है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, रोगों से लड़ने की ताकत। कोरोना से ये लड़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब जिसके डब्ल्यूबीसी एक्टिव हैं वो कोरोना को हरा पा रहे हैं, जिसके डब्ल्यूबीसी एक्टिव नहीं है वो कोरोना को नहीं हरा पा रहे। अब इनमें से कौन सा पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी, यानी कि 3 ये और 2 ये, कौन सा काम करेगा वो तो डॉक्टर्स बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये सबसे ज़्यादा मिलने वाली डब्ल्यूबीसीज हैं। ठीक है, और उसके बाद नंबर किसका था, उसके बाद बेसोफिल सबसे कम
मिलने वाली। तो सबसे ज़्यादा कौन सी WBCs हैं? न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम कौन सी हैं? सबसे कम से कम हैं बेसोफिल्स। जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स हैं, दे आर फैगोसाइटिक सेल्स दैट दे डिस्ट्रॉय द फोरेजिन ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर कोई वायरस, कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर चला गया है तो फैगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो उसको खाकर, ठीक है, उसको खाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो खाने वाले जो प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। और ये कौन कर रहे हैं? दे आर द मोनोसाइट्स एंड द न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। जो बेसोफिल्स होते हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन, ठीक है। बेसोफिल्स जो हैं वो 3 केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं। कौन कौन से? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। दे इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है। अगर आपकी आंख के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल गिर जाता है तो उस समय जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है वो बेसोफिल की वजह से निकलने वाले डिफरेंट सब्सटेंसेस की वजह से होता है, ठीक है। इओसिनोफिल्स का काम है इन्फेक्शन के अगेंस्ट रजिस्ट प्रोवाइड कराना और दे प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन। इओसिनोफिल्स जो हैं वो बी सेल्स और टी सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दे प्रोड्यूस इम्यूनिटी रेस्पॉन्स टू द बॉडी, ठीक है। उसके बाद तीसरी कौन सी है? 3 सी हैं, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, ठीक है। इनका जो प्लेटलेट्स आर द सेल फ्रेगमेंट्स और ये प्रोड्यूस होते हैं एज द मेगा कैरियोसाइट इन बोन्स, बोन मैरो के अंदर बनेंगे। और जो बोन मैरो के अंदर प्रिमिटिव टाइप के थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स होती हैं उनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। और इनका जो नंबर है वो 1,50,000 से 3,50,000 ईच 100 ml ऑफ ब्लड। इनका काम क्या है? इनका काम होता है ब्लड कोएगुलेशन में, जो इंजरी को कवर करने में काम आता है। यानी कि जब जहाँ से ब्लड निकल जाता है उसके ऊपर जो लेयर बनती है, ठीक है, जो ब्लड की लेयर बनती है, फाइबर्स की लेयर बनती है, उसको हम ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1, ठीक है। इसके आगे की बात हम आगे वाले पॉइंट में करेंगे। अभी हम ब्लड कोएगुलेशन का पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नमस्ते करते हैं, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।